लास्ट टर्न पे हमने बैलेंसिंग सीखी थी और होपफुली बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे, सर यस्टरडेज क्वेश्चन प्लीज, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन दिया था हमने, वो क्वेश्चन हम एक बार फिर से सॉल्व कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डन बाय ऑक्सीडेशन मेथड एज वेल एज इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। In oxidation method, H+ ion in acidic medium and OH- ion is in basic medium. In same way, by electron ion method, all the things has been already covered. And in yesterday, हमने एक क्वेश्चन दिया था। कौन सा क्वेश्चन दिया था जरा देख लो। क्वेश्चन शायद KMnO4 का था। KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4, ये क्वेश्चन था। और यहां पर हमने बनाया था K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस Fe2SO4 का होल थ्राइस। देखिए बोर्ड में आ रहा है, दिख रहा है ना ये पूरा फुल बोर्ड पे, यस। अब इस रिएक्शन को हमने कहा था कि बैलेंस करके दिखाना है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने कहा था वो ऑलरेडी आप लोग बैलेंस कर चुके होंगे, उसको हमने कर दिया था, बस ऐड करना था। तो नाउ दिस रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड बाय आइदर ऑक्सीडेशन मेथड और इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। इन दोनों मेथड में से किसी से भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि ऑक्सीडेशन मेथड जो है बहुत अच्छा मेथड है कि हमें कोई दूसरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती है और आसानी से रिएक्शन को बैलेंस कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो जरा देखो कैसे, यहां पर Mn का है +7 और Fe का है यहां +2, सल्फर का +6, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 +6 -2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर भी Mn का है +2 और Fe का है +3। वेरिएशन जरा चेक करो, Mn का +7 से +2 हो रहा है रिडक्शन, Fe का +2 से +3 हो रहा है ऑक्सीडेशन। इट मस्ट बी रिडॉक्स, ये रिडॉक्स होनी चाहिए। Mn का Mn में डिक्रीमेंट, Fe का Fe में इंक्रीमेंट, बाकी हर एलिमेंट का सेम है, नो प्रॉब्लम। क्लियर। अब जरा देखो क्या करते हैं, Mn का +7 से +2 कितना डिक्रीमेंट, 5 का इंटू 1, इट शुड बी 5। Fe का +2 से +3 कितना इंक्रीमेंट, 1 का, +2 से +3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहां Fe 1 है ना, राइट हैंड साइड के 2 3 से मतलब नहीं होता है हमको, ठीक है ना। हमें केवल मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड के Fe का एक एटम है, हेंस इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, इट बिकम्स 1। एंड नाउ मल्टीप्लाइड 1 का इधर मल्टीप्लाई और 5 का इधर मल्टीप्लाई, ऐसा 1 का इधर 5 का इधर ठीक है ना। अब देखो Mn को Mn से बैलेंस करना है, Mn यहां 1 है, Mn यहां 1 है, बैलेंस, नो प्रॉब्लम। Fe यहां 5 है और Fe यहां 2 है, तो अब इसको इससे बैलेंस करना है, इंपॉर्टेंट। Mn को Mn से बैलेंस करना है, इस Fe को Fe से बैलेंस करना। तो क्या करो, यहां पर एक काम करो, 5/2 कर दो, तो 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचेगा। या एक काम करो, यहां अगर आप 5 करोगे, देखो यहां अगर प्लस लगा के यहां 5 किया आपने, तो 5 2 10 हो जाएगा, तो 10 होते ही आप यहां 10 कर दो। आप ऐसा भी कर सकते हो, +10। हमने आपसे कहा था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये चेंज नहीं कर सकते, बस इतना ध्यान रखना, इसको इससे चेंज करना है तो कैसे भी इससे इसको करो, या अगर यहां ज्यादा है तो फिर इससे इसको ज्यादा बढ़ा लो। Fe बैलेंस, देखो Mn बैलेंस, Fe बैलेंस, जिसका जहां ऑक्सीडेशन होगा, जिसका जहां रिडक्शन होगा, एंड दोज आर बैलेंस्ड विद ईच अदर फर्स्ट, देन हिट एंड ट्रायल, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंस ऑल द एटम्स, ठीक है ना। देखो Mn बैलेंस, Fe बैलेंस, ये हमारी बेसिक नीड थी। उसके बाद अभी K बैलेंस नहीं है, उधर K2 है तो इधर K2 करना पड़ेगा भाई, और K2 करते ही Mn भी 2 हो गया, तो यहां पर भी Mn का 2 करना पड़ेगा भाई, हमको डिसबैलेंस भी नहीं करना है कुछ भी। Fe बैलेंस है, अब सल्फर नहीं बैलेंस है। देखो सल्फर इधर कितना है ढंग से गिनना जरा, टेबल सारी होपफुली आती होंगी, सभी को आती है ना, सभी को टेबल्स, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, है ना चलो देखो यहां पर सल्फर कितना है, 3 सल्फर, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 15 और 2 17 और 1 18 सल्फर है, 18 सल्फर है। देखो जरा कैसे, 5 3 ज़ा 15 और 15 + 2 17, 15 2 17 और 1 18, 18। तो यहां 10 सल्फर ऑलरेडी है, तो क्या करें, 8 यहां जोड़ दो, 10 और 8 18, नाउ 18 सल्फर। तो 18 सल्फर उधर, 18 सल्फर इधर।
अब लास्ट में क्या बैलेंस करते हो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो कितना है, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 और 10 4 जा 40, कितना? 80 ऑक्सीजन है। उधर देखो कितने ऑक्सीजन है, देखिए 4, 2 4 जा 8 और इधर देखिए 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। क्या ये समझ पा रहे हो? नहीं 72 नहीं है बेटा, देखो जरा, ऑक्सीजन 4 है ना अंदर, तो 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 12 5 जा 60 होता है ना। टेबल आनी चाहिए, हमने पहले भी कहा था टेबल क्लियर होना जरूरी है। 60 तो कितना हो जाएगा? 12 और 6 7, अच्छा टोटल 72 है। ओके हाँ 72, तो कितने? 8 कम है ना, तो प्लस 8H2O, टोटल 72। हाँ बस बेटा टोटल 72 है, तो 8H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर कितना? 8 2 जा 16 और इधर कितना है? 8 2 जा 16। नाउ बैलेंस, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। समझ पा रहे हो? जितनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस दिख जाए ना, अगर H और OH नहीं है तो समझ जाना वो न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन बैलेंस होने वाली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन हम कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से भी बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन एंड मेथड से हम क्या करेंगे? हाफ रिएक्शन लिख लेंगे और हाफ रिएक्शन के बाद बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। तो हाफ रिएक्शन में केवल लिख देता हूं, केवल हाफ रिएक्शन लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड KMnO4 है, KMnO4 का राइट हैंड साइड में क्या लिखना पड़ेगा? K2SO4 लिखना पड़ेगा और प्लस MnSO4 लिखना पड़ेगा। भाई K का टर्म राइट में होना चाहिए, Mn का टर्म राइट में होना चाहिए, तो S का टर्म एक्स्ट्रा आ गया, तो यहां H2SO4 जोड़ दीजिए, H2SO4। और अगले टर्म में क्या हो जाएगा? FeSO4, FeSO4 के साथ क्या लिखना पड़ेगा? Fe2SO4 का होल थ्राइस लिखना पड़ेगा। ये दो रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब ऊपर वाली रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगी, नीचे वाली रिएक्शन जब बैलेंस करोगे तो बैलेंस नहीं होगी। आप देख लो Fe2 है तो यहां 2 करोगे, अब सल्फेट अगर बैलेंस करोगे तो Fe डिसबैलेंस हो जाएगा, और Fe बैलेंस करोगे तो सल्फेट डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर जानते हो वी हैव टू ऐड, यही वाला H2SO4 ऐड किया जा सकता है। भाई सल्फर का टर्म डिसबैलेंस हो रहा, सल्फर का टर्म ले लिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कोई लेना देना नहीं होता है, तो H2SO4 हम एक से ज्यादा बार अटैच कर सकते हैं। हाँ KMnO4 यहां नहीं यूज करेंगे तो फिर उधर Mn का टर्म नहीं है, तो आप एक से ज्यादा बार ये H2SO4 नीचे भिलोगे और अब इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करोगे, जैसे हमने सिखाया है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करोगे और उसके बाद ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करोगे, और फाइनली जो एडिटिव रिएक्शन होगी दैट वुड बी रिक्वायर्ड आंसर। तो ये वाला रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, इसको घर से सॉल्व कर लीजिएगा बिल्कुल सेम तरीके से। 0H+, यस बिल्कुल वही आंसर, वही आने वाला है। आंसर में वेरिएशन थोड़ी होता है, ठीक है ना। दोनों मेथड इसलिए बताए जाते हैं कि बाई चांस कभी आपका ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा हाथ तंग हो या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप इलेक्ट्रॉन आयन से काम कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए मैं रब कर देता हूं। उसके बाद हमने आपको देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन सिखाई है, याद है। और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हमने आपको यह भी सिखा दिया है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होती है, ये बता दिया है। जरा देखो, याद करिए, हमने एक रिएक्शन करवाई थी P4 प्लस NaOH, इट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2, ये रिएक्शन करवाई थी। और मैंने कहा था बैलेंस दिस रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो व्हाट हैपेंड, वी विल टेक 2PO P4। यस बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही कह रहे हो प्रेरणा, टेक P4 ट्वाइस, वेरी गुड। तो ये हमने करवाई थी बाय ऑक्सीडेशन मेथड। क्या अब आप इसको इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से बैलेंस कर सकते हो? नाउ बैलेंस दिस डिस्प्रपोर्शनेशन बाय इलेक्ट्रॉन आयन। ऑक्सीडेशन से कर दिया था, तो जरा आप करके दिखाएं कि दिस बैलेंस दिस रिएक्शन बाय इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। यस, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ट्राई करो बेटा जरा, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड से कितने लोग बैलेंस करेंगे। आंसर शुड बी सेम, कहीं आंसर में वेरिएशन नहीं आएगा। आज कुछ कम लोग हैं भाई, कल कुछ लोग ज्यादा थे। इसमें इस समय कोई को होस्ट है यहां पर? मैं होस्ट हूं, पाटिल सर हैं यहां पे? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लास्ट में आएंगे तो कंफर्म करेंगे। 3OH, 3OH कहां से आएगा बेटा? न्यूट्रल मीडियम में बैलेंस होने वाली है रिएक्शन।
देखो हमने क्या कहा था उसमें, 2 टाइम्स ऑफ P4 we will use. Now in same situation when we write the half reaction, so एक बार हमको लिखना पड़ेगा क्या, P4, और P4 के सामने क्या लेना पड़ेगा, P का टर्म P तो लेना पड़ेगा ना, तो NaH2PO2 लेना पड़ेगा भाई, P का टर्म के लिए P तो आना पड़ेगा, लेकिन Na का टर्म एक्स्ट्रा आ गया ना, तो हमें NaOH यहां लेना पड़ेगा भाई, NaOH, ये हमें रिएक्शन लेनी पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट ये है, दूसरी रिएक्शन में क्या लिखोगे, इधर PH3 लिखोगे। अब PS3 में लेफ्ट हैंड साइड क्या लोगे, P4 लेना पड़ेगा, P4 आप P4, P से P बैलेंस, यानी कि ध्यान रखिएगा जैसे हम ऑक्सीडेशन मेथड में इसको 2 बार यूज करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन आयन मेथड में भी इसको 2 बार यूज करेंगे। एक बार P4 NaOH के साथ ये, अच्छा Na का टर्म है, P का टर्म है, दोबारा P4 दोबारा लिया, उधर PS3, दोनों रिएक्शंस चेंज होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती दोनों रिएक्शंस। तो नाउ वी विल यूज P4 इन 2 टाइम्स एंड नाउ द बैलेंस रिएक्शन। अब कर पाओगे और अब बैलेंस करो, बैलेंस करिए बिल्कुल वैसे ही, हिट एंड ट्रायल विद इलेक्ट्रॉन आयन मेथड। P4 4 है ना, 4P। उसके बाद अब Na कितना, 4Na हो गया, तो 4Na हो गया, P4 बैलेंस, Na बैलेंस। अब उसके बाद क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 इधर हैं, और इधर कितने हैं, 4 2 8, इधर 8 हैं, इधर 4 हैं, तो प्लस 4H2O। देखो भाई समझ पा रहे हो ना, उधर देखो 4 2 8 ऑक्सीजन, और इधर 4 ऑक्सीजन ये, और 4 ऑक्सीजन ये, 8 ऑक्सीजन। लास्ट में हाइड्रोजन कितने, यस 0H+, बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रोजन 4 और 8, 8 4 12, और इधर 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 4H+, और 4H+ का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, यही जोड़ देते ना, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसे, ठीक है ना। नीचे वाले को P4 4 3 12H+, 12 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है ना। ऊपर वाले रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तभी तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर वाली रिएक्शन को, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, और ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 12H+ 12 इलेक्ट्रॉन से 12H+ 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, बराबर की चीजें कैंसिल आउट होंगी, तो देखिए क्या बचेगा, 12 NaOH है ना, देखिए 12 NaOH प्लस 3P4 और प्लस 1P4, 4P4, देख लो भाई, NaOH प्लस 3P4 4P4 प्लस 12H2O, ठीक है ना, प्लस 12H2O, ये क्या बन जाएगा 12 NaH2PO2 और प्लस 4PH3। अब आप एक काम करो, 4 कॉमन ले लो इससे, तो 4 कॉमन लोगे तो 3 NaOH बचेगा ये, और प्लस 1 और प्लस 3H2O, इसी के साथ प्लस 3H2O इज इक्वल टू 3 NH2 और 1। नाउ इट इज द बैलेंस इक्वेशन। आप चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन मेथड से सेम रिएक्शन, सेम आंसर आया होगा। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनों की बैलेंसिंग की है, समझ में आया। चलिए रब कर देते हैं। अब आप कोई भी रिएक्शंस को बैलेंस करने में कैपेबल होंगे। हमने आपसे कहा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का रिवर्स कन डिस्प्रपोर्शनेशन या कन प्रपोर्शनेशन भी कहते हो, वो रिएक्शन बस ठीक उल्टी होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को उल्टा कर दो, कन CON कन प्रपोर्शनेशन या कन डिस्प्रपोर्शनेशन, कुछ भी बोलो, वो सेम है। तो हमने रिडॉक्स में इतनी बातें समझ ली हैं। रिडॉक्स में हमने क्या क्या समझ लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्ट्रक्चर से कैसे किया जाता है, परऑक्सी बॉन्ड से कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हमने आपको समझा रखा है। बैलेंसिंग कैसे की जाती है, चारों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं और मैंने कुछ रिएक्शंस भी कर ली हैं। कंसेप्ट इतना ही होता है। अब इट मेक्स मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाली कंडीशन होगी। कंसेप्ट इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। नाउ वी विल मूव द अगेन मोल कंसेप्ट। समझिएगा, अब मैं वापस मोल कंसेप्ट पे करता हूं और इस बार कमिंग टेस्ट में क्या आने वाला है, इस बार कमिंग टेस्ट में ये आएगा ही, पूरा बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आएगा, उसके साथ साथ वो नॉर्मलिटी मोलरिटी वाला कंसेप्ट भी आएगा, वो भी हम अच्छे से पढ़ लेंगे कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कौन कौन सी कंडीशंस हैं। जरा मुझे बताएगा कि इस बार कमिंग टेस्ट में क्या नॉर्मलिटी आ रही है। साक्षी बेटा बोलो जरा, साक्षी क्या कहना चाहती हो। यस साक्षी अनम्यूट करो और बताओ।
क्या आने वाला है? एसिड बेस टाइट्रेशन। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे दिए हुए हैं उसमें। हम क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन भी आएगा, जब तक वो नॉर्मलिटी मोलरिटी नहीं आएगा तब तक एसिड बेस टाइट्रेशन नहीं आएगा, वो धीरे धीरे करके चीजों को आएगा। ठीक है बेटा, लेक्चर भी अपलोड करूंगा मैं। मलिक सर को पूछा था वो उसके बारे में, सिलेबस के बारे में। हाँ, तो सर ने बोला कि जो सामने दिया है एक्चुअल सिलेबस वही आप प्रिपेयर करो, वही टेस्ट में आएगा, ऐसा बोल रहे थे। जो सामने दिया हुआ है वो सर बोल रहे थे कि सिलेबस में जो दिया है एक्चुअल में जो आने वाला है वही आप करो, ऐसा बोल रहे थे सर। हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मान लिया सीपीटी अब 2 होगी, है ना, तो सीपीटी 2 के आगे जो लिखा है वो नहीं पूछा जाता। देखो नीचे सबसे लास्ट में लिखा होगा कि पूछने का तरीका क्या है उनका। जैसे सीपीटी 2 के सामने जो लिखा है, तो जरा मुझे पढ़ के बताओगे सीपीटी 2 के जो सामने लिखा है उससे ठीक ऊपर क्या लिखा हुआ है? आपके पास सिलेबस है? नहीं सर, मेरा फोन ऑफ हो गया है, दूसरे के फोन से देख रही हूँ मैं लेक्चर्स भी। अच्छा अच्छा, PDF ओके। वगैरह कुछ भी नहीं है सर मेरे पास पढ़ाई के लिए भी अभी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, एक काम करेंगे ना, हम एक काम करते हैं कि आज हम उसका जो थ्योरी नोट्स है, इक्विवेलेंट वेट, हाँ किसी ने दिया है इक्विवेलेंट वेट्स ऑफ एसिड बेस सॉल्ट्स नॉर्मलिटी मिली इक्विवेलेंट। एक मिनट, किसी बच्चे ने भेजा है, जरा मैं एक बार देख लेता हूं क्या भेजना चाहा है उसने। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड एंड बेस, इक्विवेलेंट वेट आएगा एसिड बेस का, ठीक है, सॉल्ट्स नॉर्मलिटी एंड मिली इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, वेरी गुड, ये बिल्कुल हो जाएगा इस वीक में, सारी चीजें कवर हो जाएंगी, नॉर्मलिटी मोलरिटी। यही सिलेबस है सर। सर यही सिलेबस है ना? हाँ ठीक है, हाँ यही दिया है उस कॉलम में। हाँ तो ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बेस सॉल्ट नॉर्मलिटी मिली इक्विवेलेंट बेस, हाँ ये ठीक है, सब कुछ कवर हो जाएगा, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले वाला भी 50% होता है ना, मतलब क्या है कि जहां पर सीपीटी 2 लिखा है तो सीपीटी 2 के सामने जो लिखा है वो नहीं आएगा, उसके ठीक ऊपर वाला 50% और उससे ऊपर वाला 50%। तो ये 50% पोर्शन आएगा जो कि मैं इस वीक कवर करूंगा, और उससे पीछे वाला जो 50% है वो बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन आएगा। आप ऐसा समझ लो, अभी मेरे पास भी मोबाइल में लगा हुआ है और मेरे पास भी मोबाइल में ही मैसेज आया था, ठीक है ना, लेकिन आप समझ लीजिए 50-50 आएगा। वगैरह सेंड किए होंगे वो प्लीज एक बार रिसेंड कीजिए ना सर। क्या चीज? असाइनमेंट जो आपने दिए थे ना सर प्लीज, हाँ वो एक बार प्लीज सेंड कीजिए ना। ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा आज मैं वापस फिर से भेज देता हूं, ठीक है ना। सर प्लीज अपलोड द लेक्चर, ये कौन बच्चा है जो बार बार अपलोड करवा रहा है मुझसे ठीक है, आज 100% कल मॉर्निंग तक की एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट मोल कंसेप्ट पे वापस आ जाते हैं, और अब हम यही बात करेंगे। देखिए अब हमने अभी ये पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट। अब यहां से हम इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। अब आपको समझ में आएगा, अगर मैं इस रेडॉक्स से पहले समझाने लगता तो फिर आपको रटने वाली फीलिंग आती, ठीक है ना। तो हेडिंग डालिए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आर्टिकल है यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस। चलिए हेडिंग डालें। अब यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशंस क्या है, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब समझिए। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है, आपको कंसंट्रेशन से पहले हम ये समझा दें कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब ये, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर, और कंटेनर में एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अच्छा आप लोग समझते हो ना सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डाला जाता है तो जानते हो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में समझा होगा कि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में जब कोई चीज सॉल्यूट डाली जाएगी तो पूरा जो मिक्सचर होगा वो सॉल्यूशन बन जाएगा। इतनी बात तो 10th स्टैंडर्ड में समझा होगा, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में तुम्हें क्या नहीं आता वो समझो जरा। तुम सबको पता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि हर सॉल्वेंट को सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा क्या? मतलब आप एक काम करो, यहां पानी ले लो और पानी में हम सैंड डाल देते हैं। सैंड मतलब वाड़ू वाड़ू, वाड़ू इज मराठी वर्ड ना, वाड़ू मतलब रेत। पानी में अगर रेत मिला दें तो क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? बिल्कुल, पानी सॉल्वेंट है और रेत सॉल्यूट है, तो मिक्सचर क्या सॉल्यूशन बन जाएगा? दैट कैन डिसॉल्व। भाई कहां डिसॉल्व होता है? नो, यस, बिल्कुल उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। वो मिक्सचर तो बनेगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन वो होता है जो होमोजीनियसली मिक्सचर फॉर्म करता है। यस, बच्चा तो बड़ा समझदार है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है वो।
यानी कि पानी में रेत मिलाओगे तो वो सोल्यूशन तो मतलब मिक्सचर तो होगा लेकिन वो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन की खास बात होती है कि इट फॉर्म होमोजीनियस, दोनों कुछ इस तरीके से मिल जाएं कि एक अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लूज कर दे एंड सेकंड वन इट्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी, यानी एक लूज करे और एक रिटेन रखे। जैसे पानी में चीनी मिला देना, थोड़ी देर बाद चीनी नहीं दिखेगी, हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का मिल जाना, हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। अच्छा, पानी में हमने वाड़ू मिलाई तो व्हाट हैपेंड, दैट इज व्हाट, सस्पेंशन। अच्छा, पानी में आटा मिला दो, तो पानी में आटा मिलाओगे तो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। कहीं पर अगर आप पानी, जैसे पानी में चीनी मिलाओगे तो जब पियोगे तो उसमें क्या होगा, पूरा मीठा, ऐसा नहीं एक सिप में ज्यादा मीठा एक सिप में कम मीठा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन पानी में जब आटा मिलाओगे, अगर पिया तुमने तो कहीं ज्यादा डेंसिटी कहीं कम डेंसिटी, हालांकि पीता नहीं है कोई लेकिन फिर भी वो बनता है कोलाइडल। यस आदित्य विवेक बड़ा समझदार बच्चा है, दैट इज द कोलाइडल। तो कोलाइडल और सस्पेंशन 12th में हम अलग चैप्टर है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री, वहां पर उसके बारे में डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इवन सोल्यूशन भी एक चैप्टर है 12th में, वहां पर भी स्टडी करेंगे। अच्छा, इतना तो आपको मालूम है। अब मुझे यह बताओ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में डिफरेंस क्या होता है, विच वन इज सॉल्यूट एंड विच वन इज सॉल्यूट, सॉल्वेंट। तो आप ये कहो कि जिसको मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है वो सॉल्वेंट है और जिसको मिलाया जाता है वो सॉल्यूट है। लेकिन ये डेफिनेशन से और अपडेटेड डेफिनेशन है कि जो मैक्सिमम अमाउंट होगा, लार्ज क्वांटिटी होगी, वो सॉल्वेंट होता है, लेस क्वांटिटी सॉल्यूट होता है। लार्ज सॉल्वेंट, लेस सॉल्यूट। लेकिन इससे भी एक और अपडेटेड डेफिनेशन है, इससे भी एक और अपडेटेड डेफिनेशन है जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा। जैसे मान लिया मैंने कहा कि 100 ml पानी में 90 ml मिल्क मिला दिया जाता है। पानी में मिल्क, बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, बहुत कम डिफरेंस। तो अपनी आइडेंटिटी कौन लूज करेगा, पानी या मिल्क? पानी। सो पानी वुड बी सॉल्यूट और मिल्क क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, अपनी आइडेंटिटी जो लूज करेगा वो सॉल्यूट ही होगा। भाई कुछ लोग तो अभी चिल्ला ही रहे हैं, मैं म्यूट करता हूं और फिर से सुनो एक बार। पानी में अगर मिल्क मिलाया जाए तो मिल्क अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है, वो बन जाता है पानी वाला मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क होता है सॉल्वेंट और पानी होता है क्या, सॉल्यूट। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, भले ही वो रिलेवेंट हो एक दूसरे से, एक 90 ml एक 91 ml है, तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से कर दिया जाएगा। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लिया कोई हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट में कोई ऊपर से सॉल्यूट मिलाया जाता है, तो सॉल्यूट कितना मिलाया जा रहा है, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाया जाएगा उतनी डेंस ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा। एंड दैट गाढ़ापन, दैट डेंस सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है कि कितना ज्यादा गाढ़ा है, कितना ज्यादा डेंस है, हाउ मच द सॉल्यूट इज एडेड इनटू द सॉल्वेंट एंड इट बिकम्स अ सॉल्यूशन, इज रिप्रेजेंटेड बाय some units of concentrations, and those units of concentrations, it may be normality, देखो it may be normality से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी है किसी सोल्यूशन का कितना गाढ़ापन है, वही सेम सिचुएशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोलैरिटी, इट कैन बी मोलैलिटी एंड इट कैन बी फॉर्मेलिटी। तो देखो फॉर्मेलिटी को तो हम फॉर्मेलिटी करेंगे केवल पढ़ाने की, हालांकि हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है। मोलैरिटी समझ में आ गई तो फॉर्मेलिटी अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, ये सिचुएशन। और नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, 1 2 3 4 5, इसको हम मतलब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसके। तो मेन हमारे पास ये 4 चीजें हैं, दोज ऑल आर यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। उन कंसंट्रेशंस को, मतलब कंसंट्रेशन का मतलब सीधा सीधा यही है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट, देन विच मैनर द सॉल्यूशन चेंजेस देयर प्रॉपर्टीज आर टर्म्ड एज कंसंट्रेशंस। और कैसे, नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, मोललिटी क्या होती है, ये क्या होते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या वेरिएशन होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां पे सबसे पहले समझना होगा हमको, हम सबसे पहले समझेंगे नॉर्मलिटी। और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट यही है, नॉर्मलिटी समझ में आ गई तो ये तो सबसे आसान है। आप ऐसे मान लो कि अगर ये 100% है तो ये 10% है, मतलब इनके टफनेस में नॉर्मलिटी आ गई ना, तो ये तो बच्चों वाली चीजें हो गई, ठीक है ना। एक एक करके समझेंगे हम। तो सबसे पहले द हेडिंग इज
नॉर्मलिटी। हेडिंग डालो नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मलिटी पहला, तो सबसे पहले मैं एक टिपिकल ट्रेडिशनल डेफिनेशन लिखाऊंगा, फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? लिखो लिखो द टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, राइट डाउन, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस दोनों बातें लिखें। टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट present in the volume of solution, present in volume of the solution, present in volume of the solution is called normality, is called normality। कंसंट्रेशन ध्यान रखिएगा, अभी जब मैं सेकंड मोलरिटी पढ़ाऊंगा ना, कंसंट्रेशन का मतलब ही यही होता है कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का उस सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। और कंसंट्रेशन को हम इन फॉर्म में समझेंगे, इन फॉर्म में। कंसंट्रेशन इटसेल्फ इट इज नथिंग, इट इज आइदर डिफाइंड बाय नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन का मतलब अभी आप इतना समझ लीजिए कि कितना अमाउंट किसमें मिलाया जा रहा है, वेट बाई वेट परसेंटेज, ये भी हम आगे बात करेंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे करके। आप वेट वो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला भी आगे आएगा, आगे आएगा। जैसे जैसे अभी सिलेबस का पार्ट दिया हुआ है ना, वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। उसके बाद और करके लिखो जरा, एक और उसी के नीचे और करके डेफिनेशन में लिखो, व्हेन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हेन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, व्हेन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन, when 1 liter of solution contain 1 gram equivalent of solute, 1 liter of solution contain 1 gram equivalent of solute is called 1 normal, is called 1 normal। नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी को थोड़ा और मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी, ठीक है ना? नॉर्मलिटी को प्यार से हम नॉर्मल कहते हैं, तो नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी हो गई। क्या कहा हमने कि जो नॉर्मलिटी होती है n इज इक्वल टू, लिखो ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस, हम इक्विवेलेंस को EQV से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ इट इज नॉर्मलिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मतलब वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया जाए और उसका इक्विवेलेंट अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया जाए तो 1/1 बराबर 1 नॉर्मल हो जाएगा। नाउ इट इज कॉल्ड 1 नॉर्मल। यही तो दो डेफिनेशन लिखाई हमने डेफिनेशन में लिखाया है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर के फॉर्म में, उसमें कितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। या 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे 1 नॉर्मल। अभी मैं ये डेफिनेशन है, मैं अभी सारी बातें समझा रहा हूं आपको कि होता क्या है, इसको एलोबरेट करूंगा अभी मैं कि इक्विवेलेंस क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, समझाऊंगा सारी बातें। अभी आप इतना समझ लें, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का केवल इतना मतलब है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है ना? यहां पर एक सोल्यूशन है हमारे पास, मान लिया 1 लीटर सोल्यूशन है, और इसके अंदर क्या है, अगर ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, यानी जो भी चीज मिलाई जाती है अगर उसका इक्विवेलेंस निकाल लिया जाए। इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाएगा बात करेंगे अभी हम, कि जो चीज मिलाई जाती है उसका अगर इक्विवेलेंस निकाल लिया जाए, इक्विवेलेंस बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, इक्विवेलेंस अगर निकाल लिया जाए वो अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट रेशियो इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लिया 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है और इसमें अगर मान लिया मैंने कहा कि 10 ग्राम
10 ग्राम नाइट्रिक एसिड मिला दिया जाता है। क्वेश्चन समझिएगा जरा। क्वेश्चन क्या है कि हमने कहा कि 1 लीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम HNO3 मिला हुआ है, ऐसे तो कहेंगे ना हम भाई, इसको मिलाने के बाद पूरा सोल्यूशन 1 लीटर बनता है। तो when 10 ग्राम HNO3 मिक्स्ड या 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ HNO3 देन फाइंड नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन ये है, तो क्या होगा बेटा, अभी हम समझाएंगे। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए कि 10 ग्राम HNO3, 10 ग्राम HNO3 तो आपको पता वेट होता है, HNO3 का वेट 10 ग्राम नापा और 1 लीटर उसको एक इस पानी में मिलाया और पानी में मिला के पूरा 1 लीटर सोल्यूशन है, तो 1 लीटर पानी में या 1 लीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम HNO3 मिला हुआ है। पूछा नॉर्मलिटी बताओ क्या है, तो कैसे निकालोगे? हम कहेंगे इक्विवेलेंस ऑफ HNO3, इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब ये है ना सॉल्यूट HNO3, तो इसका इक्विवेलेंस निकालेंगे और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, दैट रेशियो इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। अब इंपॉर्टेंट ये है इक्विवेलेंस निकालते कैसे हैं, ये इक्विवेलेंस जो ऑफ सॉल्यूट है ये निकालते कैसे हैं? 10 ग्राम HNO3 का इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे? तो इक्विवेलेंस बराबर होता है, इक्विवेलेंस बराबर होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना, सॉल्यूट ही है ना, अपॉन इक्विवेलेंट वेट, पॉइंट टू बी नोटेड। 10 ग्राम HNO3 का इक्विवेलेंस होता क्या है? इक्विवेलेंस का मतलब होता है गिवन वेट यानी 10 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट की बात कर रहे हैं हम, है ना, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन वेट तो पता चल गया 10, लेकिन इक्विवेलेंट वेट तो नहीं पता चला। तो अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है जरा ये देखो, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। वेरी गुड, बड़ा सुंदर बच्चा है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता 63, लेकिन अब ये एन फैक्टर क्या होता है? बस यही लफड़ा है, और ये एन फैक्टर हमें पढ़ना होगा, और इस एन फैक्टर को समझने के लिए हमने पूरा ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा है। विदाउट यूजिंग एन फैक्टर वी कैन नॉट कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, विदाउट इक्विवेलेंट वेट वी कैन नॉट कैलकुलेट इक्विवेलेंस, और विदाउट इक्विवेलेंस वी कैन नॉट कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। अब जरा देखो, मौके की नजाकत को देखना जरा। अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा हो टेंशन मत लेना, बिल्कुल सब समझ में आएगा। अभी मैं प्रॉपर एग्जांपल लिखाऊंगा। कुछ लोग बिल्कुल बोल भी रहे हैं कि एन फैक्टर क्या होता है, लेकिन बेटा तुमको एन फैक्टर जितने आते होंगे ना, उससे बहुत हाई लेवल पे हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तुम लोगों को बहुत कम आता होगा। देखो एन फैक्टर, अब जरा इस पूरे डेफिनेशन को हम जरा लिखते हैं। एन बराबर जरा लिखते हैं। एक काम करते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को एक्स मान लेते हैं, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, और इस वॉल्यूम को हम वी मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम कैपिटल एम। तो जरा देखो एन बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्या होता है? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ई। देखो ना, गिवन वेट एक्स अपॉन ई और अपॉन वॉल्यूम, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन ई इंटू वी। नाउ इट इज फाइनल फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी बराबर एक्स अपॉन ई इंटू वी, बिल्कुल सेम रखा है हमने। इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? इक्विवेलेंस बराबर होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी एक्स अपॉन ई, ठीक है ना। ई क्या होता है बाद में बात करेंगे हम, ई क्या होता है वो तो हम बाद में बात कर लेंगे, ई निकाल लेंगे अलग से, ई निकालना सीखेंगे। तो एक्स अपॉन ई, ये एक्स अपॉन ई हो गया, यानी ये वाली वैल्यू एक्स अपॉन ई हो गई और ये वाली वैल्यू वी हो गई, तो एक्स अपॉन ई अपॉन वी, तो ई नीचे जाएगा एक्स अपॉन ई इंटू वी। ये फॉर्मूला जरा लर्न कर लो कि नॉर्मेलिटी बराबर एक्स अपॉन ई इंटू वी होता है, जहां लिखो एक्स इज, राइट डाउन, एक्स इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट डाउन, एक्स इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट एंड ई इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, equivalent weight of solute, and V is volume of solution in liter, volume of solution in liter। ये तीनों चीजें। अब यहां पे अभी हमने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कंटेनर है, 1 लीटर सोल्यूशन है, इसमें 10 ग्राम HNO3 मिलाया जाता है, यही क्वेश्चन था ना। और पूछा था नॉर्मलिटी बताओ क्या है, तो नॉर्मलिटी में एक्स तो पता है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट 10 यहां रख दोगे एक्स की जगह। अच्छा, वॉल्यूम वी 1 लीटर यहां रख दोगे, लेकिन ई नहीं पता है। ई क्या है? 10 ग्राम HNO3 का ई कैसे निकलेगा? तो ई बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट, यही तो ई है। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का पता है, एन फैक्टर नहीं पता है,
तो बस अगर इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना आ जाएगा किसी का, इक्विवेलेंट वेट का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कंफर्म है, बस एन फैक्टर अगर निकालना आ जाएगा तो ई पता चल जाएगा और ई निकालते ही पूरी नॉर्मलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस नॉर्मलिटी को समझने के लिए मुझे सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखना है, और इक्विवेलेंट वेट में मॉलिक्यूलर वेट पता होता है, एन फैक्टर निकालना सीखना है। तो एट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एन फैक्टर, देन इक्विवेलेंट वेट, देन नॉर्मलिटी। साक्षी, क्या कहना चाहती हो साक्षी? सर आपने V is a volume of क्या बोला था सर आगे? ये लिखा है ना, सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा क्या? की वजह से मैंने दिया सर। ये लिखा भी तो है, V बराबर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। V है ना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्या? इक्विवेलेंट वेट। हेडिंग डालिए इक्विवेलेंट वेट, और फिर हम वापस इसी पे फिर आएंगे, है ना। तो हमको समझना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट देखिए, यानी कि हमें समझना होगा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई, और फॉर्मूला क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये छोटा सा फॉर्मूला है, और ध्यान रखना है ये जो इक्विवेलेंट वेट है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, हम एन फैक्टर समझेंगे पहले अच्छे से कि एन फैक्टर क्या होता है, और उस एन फैक्टर को निकालने के बाद तो फिर हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंट की प्रॉपर डेफिनेशन भी समझेंगे कि इक्विवेलेंट वेट प्रॉपर क्या है, फिर हम समझेंगे प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। भाई तुम लोग तो म्यूट करोगे नहीं, हमें ही करना पड़ेगा, समझो। अब एन फैक्टर्स, पहले एन फैक्टर हम बेसिक लेवल पर समझाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके एन फैक्टर का वेरिएशन देखेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपसे कभी कभी डायरेक्टली एन फैक्टर पूछा जाता है कि इसका एन फैक्टर बताओ। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है, क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्विवेलेंस पूछा जाता है, और फिर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी पूछी जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए। तो एन फैक्टर बताने के लिए पहला पॉइंट, कम से कम 5-6 बेसिक पॉइंट्स हैं, बस वो 5-6 बेसिक पॉइंट्स आ जाएंगे ना तो एन फैक्टर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो एन फैक्टर का पॉइंट नंबर 1 लिखो, दोज कंपाउंड्स, राइट डाउन, दोज कंपाउंड्स विच हैव H ions or OH ions, those compounds which have H plus ions मतलब हाइड्रोजन आयंस, और OH माइनस आयंस मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस, then total number of easily replaceable H plus ions or OH minus ions. Easily replaceable H plus ions or OH minus ions are called N factor. फिर से रिपीट करता हूं, those compounds which have H plus ions or OH minus ions, then total number of easily replaceable H plus ions or OH minus ions are called N factor. easily replaceable के नीचे अंडरलाइन करो, easily replaceable के नीचे अंडरलाइन करो, समझो क्या कहना चाहते हैं, यहां से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं ऐसे कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं जिन कंपाउंड्स में H या OH होगा, जिनमें नहीं होगा वो पॉइंट नंबर 2 में चला जाएगा। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, जिन कंपाउंड्स में H और OH आयंस होंगे, तो दोस कंपाउंड्स विच हैव आइदर H और OH आयंस। अब इसको अगर डिकम्पोज किया जाए, डिकम्पोज इसको पानी में डाल दिया जाए,
एक्वस मीडियम में डाल दिया जाए, पानी में डालोगे तो क्या होगा, ये एक H प्लस देगा और एक Cl माइनस देगा। तो कितने H प्लस जा रहे हैं यहां से, एक, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हो गया, एन फैक्टर 1। क्या समझ पा रहे हो? यानी किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करो, किसी भी कंपाउंड को पानी में डालो, पानी में डालने के बाद देखो कितने H प्लस या कितने OH माइनस आयन दे रहा है। जितने H और OH आयन, अगर एक H प्लस आयन दे रहा है तो एक एन फैक्टर, 2 H प्लस आयन दे रहा है तो 2 एन फैक्टर, एक OH दे रहा है तो एक एन फैक्टर, 2 OH दे रहा है 2 एन फैक्टर। क्या समझ पा रहे हो? HCl को हमने डिकम्पोज किया, एक H प्लस आयन आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन ही एन फैक्टर, मतलब यही उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी है। किसी एसिड की बेसिसिटी और किसी बेस की एसिडिटी, मतलब एसिडिक और बेसिक नेचर ही उसका एन फैक्टर होता है। मतलब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम एन फैक्टर कहते हैं, और एन फैक्टर कुछ नहीं होता। तो HCl का डिकम्पोजिशन किया तो एक H प्लस आया, इसलिए एन फैक्टर 1 हो गया। अब अगर एन फैक्टर 1 हो गया तो इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना हो जाएगा, कितना, इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है HCl का? तो Cl का 35.5, हमने आपसे कहा है लर्न कर लो इसको, है ना, 35.5 और इसका 1 तो 36.5, तो ये हो जाएगा 36.5 और अपॉन 1 क्या एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 36.5 अपॉन 1। अच्छा 36.5 ये तो हर कंपाउंड का आपको पता ही होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट तो वेल नोन है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, दैट रेशियो इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, E, ठीक है ना। तो वो 36.5 की जगह हम कैपिटल M यूज करेंगे, क्योंकि किसी का मॉलिक्यूलर वेट आप आसानी से पता कर लोगे, वी विल यूज कैपिटल M। तो कैपिटल M बाई 1 इज इक्वल टू M। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो M के फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं H2SO4, जरा देखो कैसे, 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव, एन फैक्टर कितना 2, कितने H प्लस है 2, तो एन फैक्टर इज व्हाट 2। तो इक्विवेलेंट वेट E बराबर क्या होगा, E बराबर मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना 98, इतना तो पता ही होगा, बाई 2 इज इक्वल टू 49 है ना, आसान। ओके अगर मैं आपसे कहूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलिए तो क्या होगा, Ca प्लस 2 प्लस 2H माइनस 2, तो एन फैक्टर कितना 2, इक्विवेलेंट वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M मान लो, कैपिटल M का मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ लोगे तो वही कैपिटल M आ जाएगा। तो हमने उस टोटल को कैपिटल M मान लिया, तो M बाई 2। NaOH ले लो, NaOH का एन फैक्टर Na प्लस प्लस OH माइनस, एन फैक्टर इज व्हाट 1, तो इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट कैपिटल M बाई 1, 1 नहीं भी लिखो चलेगा। क्या क्लियर हो रहा है? ओके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बता जरा, क्या NH4 प्लस 1 और प्लस OH माइनस 1, ये सिचुएशन है। अब ये मत देखना हाइड्रोजन ऐसे टूटता है, NH4 प्लस 1 OH माइनस 1, तो एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया M बाई 1 या M। देखो कितना आसान है, वेरी इजी। बताओ H2C2O4, चलो बताओ H2C2O4 का, बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, नाम है ऑक्सैलिक एसिड, और टूटेगा जानते हो कैसे, ऐसे 2H प्लस प्लस C2O4 2 नेगेटिव, कितने H प्लस 2, यस, तो एन फैक्टर इज व्हाट 2, तो इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट M बाई 2। बड़े समझदार बच्चे हैं, M बाई 2, गुड, यस 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 बिल्कुल सही। अरे कुछ लोगों ने तो वो भी निकाल लिया। ओके चलो, अब ये तो आसान पूछ रहा था, अब जरा बताओ मुझे, ये तो आसान पूछा हमने, अब देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। मैंने एक, आपने ये देखा होगा, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया और अंडरलाइन भी करवाया, जानते हो कौन सा, इजिली रिप्लेसेबल H और OH आयंस, आसानी से H और OH निकलने वाले। यहां सब में एक ही H था, 2 ही OH थे, किसी कंपाउंड में 1 H हो, किसी कंपाउंड में 2 OH हो, 3 OH हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो टोटल जितने H प्लस उतने एन फैक्टर, जितने OH उतने एन फैक्टर, मैंने कहा आसानी से निकलने वाले H और OH एन फैक्टर होते हैं। बाई चांस इसमें जितने थे उतने आसानी से निकल जाते थे। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जितने H और OH थे अब तक कंपाउंड में वो आसानी से निकल जाते थे,
हो सकता है किसी कंपाउंड में 4H हो लेकिन आसानी से निकलने वाले 3 ही हो। तो एन फैक्टर जानते हो कितना होगा? 3। 4 नहीं होगा, दिखेगा 4 निकलेगा 3। समझ पा रहे हो ना? तो पता कैसे चलेगा कि आसानी से कैसे निकल रहे हैं? तो नाउ इट इज एक्सपेरिमेंटल। मुझे कैसे पता चलेगा? लैब में ले जाओ, निकाल के देखो, जितने निकलेंगे उतने आंसर होंगे। तो उसके लिए वी हैव टू नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स बड़े लिमिटेड हैं। मतलब इन एन फैक्टर्स में वो एक्सेप्शनल केस के तौर पे लोग याद कर लेते हैं। हमको रट्टा नहीं मारना है, हमको उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे समझना होगा कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है। जरा समझो, जैसे मान लिया मैं आपसे कहूं कि बताओ एन फैक्टर H3PO4 का कितना है। कुछ देखो स्पेशल केसेस कैसे हम यूज करेंगे। मैं आपसे कहूं कि एन फैक्टर बताओ H3PO3 का कितना है। मैं आपसे कहूं बताओ एन फैक्टर H3PO2 का कितना है। मैं आपसे कहूं एन फैक्टर बताओ H3BO3 का कितना है। तो 1 2 3 4, इन चारों का आपको होम असाइनमेंट दे देता हूं कि आप इनके बारे में समझिए और इनको मैं प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट टर्न पर समझने की कोशिश करेंगे। दिख रहे हैं 3 3 3 3, लेकिन मैंने कहा इजीली रिप्लेसेबल। तो व्हाट डज इट मीन इजीली रिप्लेसेबल? क्या है मतलब? नेक्स्ट टर्न पर आगे बात करेंगे।